तुम भी एक प्रोग्राम बनाए हो जिसे कह रहे हो कि सर ये oops का प्रोग्राम है ना। फिर आप कह रहे हो कि सर हमने रेफरेंस वेरिएबल पढ़ा है ना। आपको पता है इंस्टेंस किसे कहते हैं, सही। आपको पता है ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, बिल्कुल ठीक। अब ठीक है, अच्छा ये भी कुछ कहते होंगे, है ना, कहते हैं ना। वेरिएबल 3 थे, एक था पहला सर हमने सुना था लोकल वेरिएबल जो विद इन अ ब्लॉक आता है, मेथड के अंदर बनाया गया वेरिएबल लोकल वेरिएबल, मेथड के बाहर क्लास के अंदर बनाया गया वेरिएबल जो होगा वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा। तीसरा है स्टैटिक वेरिएबल जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे से, वो अभी तक हमने नहीं पढ़ पाए किसी भी रीजन की वजह से, क्योंकि बेसिक्स नहीं आते थे इसलिए पहले वहीं पे बोर्ड करते रह गए। ठीक है कोई बात नहीं। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स हो या इंस्टेंस मेथड, उनको कॉल या एक्सेस करना हो तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ये बात मैं बहुत टाइम से बोलते जा रहा हूँ, समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बस तुम दिमाग में ऐसा घुसा लो कि बिना ऑब्जेक्ट के वो एक्सेस होंगे, है ना। रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए मैंने कि भैया गाड़ी होगी घर पे तो इंजन स्टार्ट होगा, गाड़ी घर पे होगी तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा, ब्लूप्रिंट में कुछ भी नहीं होता। वैसे ही क्लास को फिर मैंने उससे कनेक्ट करने का ट्राई किया, रिलेट करो, मैंने कहा कि क्लास भी एक ब्लूप्रिंट ही समझो, एक्चुअली होता ही है, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज डिफाइन करोगे, जो मेथड्स डिफाइन करोगे, जिन्हें हम फीचर्स कहते हैं, वो वर्चुअली होंगे। उनको एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो रियल वर्ल्ड में तो सर हमें पता है ऑब्जेक्ट घर पे खड़ा है तो वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। जावा में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, उन्होंने कहा जब रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट आया तो मतलब उसने आपके घर कुछ स्पेस लिया ना, रियल वर्ल्ड में स्पेस ले लिया, दिख रहा है, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, तुमने कहा ठीक ना। तो जावा में भी जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं हो जाती तब तक ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता। जैसे ही आप उन सारी प्रॉपर्टीज को मेमोरी एलोकेट करवा दोगे, हम कह देंगे कि हाँ सर ये ऑब्जेक्ट है। और मेमोरी एलोकेशन का काम इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड को मेमोरी दिलवाने का काम न्यू कीवर्ड करता है। तो न्यू कीवर्ड का काम वही है ना, मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी दिलवा दी उसने, तो हम कहने लग गए सर बन गया ऑब्जेक्ट। कल यही पढ़ा था, ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था। हाँ सर इन मेथड को, इन वेरिएबल्स को बिना ऑब्जेक्ट के हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा आप कह रहे हो बहुत देर से, आज भी कह रहे हो, कल भी कह रहे थे, परसों कह रहे हो, थक नहीं रहेगा तो रहने दो। मैं इसलिए बार बार कहे जा रहा हूँ ये बात तुम्हें क्लियर हो जाए। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो रही है कि बिना ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस मेथड या इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता या कॉल नहीं किया जा सकता? कितने लोगों को क्लियर हो रही है, हाथ उठा दो। मतलब 100% रेशो जा रहा है सब पास। ऐसा तो नहीं है कि मेजॉरिटी के चक्कर में हाथ उठा दिए हो। ये तो नहीं भी समझ में आएगा तो पूछना है, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, हो सकता है आप बेवकूफ हो, अरे मतलब कम समझ में आता हो आपको, मजाक था, मजाक। हाँ बढ़िया। बाकी अब तक जो करा है वो तो समझ में आ रहा है ना, यही तो बताना है मुझे आज, क्योंकि अब मैं एक और नई बात बताने वाला हूँ। आपको इतना तो बताया गया कि इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट बना लो। एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए, क्योंकि सर इनको जब तक स्पेस नहीं मिलेगा ये एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे, स्पेस मिल जाएगा तो हम इनको एक्सेस कर लेंगे, यही ना। और स्पेस एलोकेट कौन कराएगा, न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड ने जब स्पेस एलोकेट करा दिया तो आप कहने लगे कि वो बन गया एक ऑब्जेक्ट। वो जो श्याम था वो ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे
डॉट लगा के रेफरेंस वेरिएबल था, उसके अंदर ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया तो हो गया इंस्टेंस, या फिर उसे हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, उससे डॉट ऑपरेटर लगा के सारी प्रॉपर्टी तुम एक्सेस कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो एड्रेस रखा हुआ है 710, याद है 710 के अंदर ही तो सारे मेंबर्स रखे हैं, तो मेंबर को सिलेक्ट कर सकते थे ना मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर से। बहुत बड़ा। दूसरा, इन वेरिएबल्स को और इन मेथड को नाम भी दे दिए और इनको कहने लगे इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि क्यों कहते हैं, है ना? तो मुझे आप बताओ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? इंस्टेंस ऑफ द क्लास कहते हैं। तो जो तुमने बनाया है श्याम, वो है ना एक इंस्टेंस, श्याम है वही एक इंस्टेंस है, इसे हम ऑब्जेक्ट भी कह रहे हैं इंस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही होता है इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इतना तो क्लियर होगा ना सबको, इतना कर ही सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब मुझे बता दो जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नाम क्या है? श्याम। इंस्टेंस बनाया उसका नाम क्या है? श्याम। मेमोरी किसने एलोकेट करवाई है? श्याम में। मेमोरी एलोकेशन किसमें हुआ है? श्याम में। किसका एलोकेशन हुआ है? इन वेरिएबल्स का हुआ है। श्याम कौन है? इंस्टेंस। तो ये वेरिएबल्स किसके होंगे? श्याम के। तो वो इंस्टेंस के ही तो वेरिएबल है। किसके वेरिएबल है? इंस्टेंस के ही वो वेरिएबल है, इसलिए हम उनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। बिना इंस्टेंस के उनकी एग्जिस्टेंस नहीं थी, इंस्टेंस से ही वो एग्जिस्ट किए, इसलिए वो हो गए इंस्टेंस वेरिएबल, और इंस्टेंस से ही तुम उनको अभी भी एक्सेस कर रहे हो। नाम किसका हुआ? श्याम का ही तो नाम है। श्याम कौन है? इंस्टेंस। तो इंस्टेंस का ही तो ये वेरिएबल हुआ ना। आईडी किसका है? श्याम का आईडी है। जेंडर किसका है? श्याम का। एज किसकी है? श्याम की। तो श्याम का ही वेरिएबल हो गया। ये चारों वेरिएबल किसके हुए? इन चारों को मेमोरी किस में एलोकेट हुई है? श्याम में ना। जो चारों वेरिएबल किसके हैं? श्याम के हैं, और श्याम खुद क्या है? इंस्टेंस है। तो मतलब चारों वेरिएबल किसके हैं? इंस्टेंस के हैं, इसलिए हम उनको क्या कह रहे हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो मेथड में भी सेम फॉर्मूला लगा दें? लगा दो। खाएगा कौन? यहाँ पे खा कौन रहा है? श्याम खा रहा है सर, श्याम इज ईटिंग ना। तो जब ये मेथड जो है वो श्याम से कॉल हो रहा है, श्याम कौन है? इंस्टेंस। तो मेथड कौन सा हो गया? इंस्टेंस। तो बिना ऑब्जेक्ट के उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट होगा तो मेमोरी मिलेगी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इसलिए उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं इंस्टेंस प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं? क्लियर हुआ क्यों कह रहे हैं उनको इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड? क्योंकि बिना इंस्टेंस की उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। कॉल ही नहीं कर पाओगे सर जब तक इंस्टेंस नहीं बनेगा। तो इंस्टेंस की डिपेंडेंसी है ना, बनाओ इंस्टेंस, मिलेगी मेमोरी, मिलेगी मेमोरी तो एक्सेस होंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा होता है ये बात तो तुम सबको पता ही है, इसको बताने की अब जरूरत नहीं है ना। उनको इंस्टेंस ही क्यों कहते हैं ये बात अब तुम समझ चुके होगे। इधर इंस्टेंस मेथड या इंस्टेंस वेरिएबल इन्हें क्यों कहते हैं। शाबाश। अच्छा, ये बात है क्या? ये पढ़ा था ना? ये नहीं था, ये दिखाया नहीं था, पढ़ चुके हो तुम इसे, पर अब दिखा भी रहा हूं। हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इन जावा इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ अ रेफरेंस वेरिएबल। तो पर्सन श्याम सेमीकोलन जो लिखा था वो रेफरेंस वेरिएबल ही तो डिक्लेयर किया था। देन क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, न्यू के थ्रू जो बनाया गया था वो ऑब्जेक्ट ही था। लिंकिंग द ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल, इक्वल के थ्रू श्याम इक्वल भी तो लिखा था, लिंक कर दिया था उस रेफरेंस को किससे? उस रेफरेंस वेरिएबल से। वो जो न्यू ने बनाया था, याद है? होगा ही, नहीं होगा तो यहां देख लो भाई, ये है रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये है ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और ये है लिंकिंग। ठीक है सब। ये जो है
लिखा वही है जो हम कर चुके हैं, बस काफी धुंधला सा है। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो ऊपर से। देखो लिखा सब कुछ वही है जो हमने सुना। क्या लिखा? एन ऑब्जेक्ट इन जावा इज एसेंशियली अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी that contains space to store all the instance। स्पेस तो यही लेके चलता है ना, ये तो सुना था। creating an object also refer to instantiating an object। ऑब्जेक्ट क्रिएशन को ही हम इंस्टेंशिएशन कहते हैं, ये मैंने बताया था, है ना, याद है? मतलब हिंदी में बताया था मैंने। क्या ये यही लिखा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। मतलब ऑब्जेक्ट इन जावा आर क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। ये बता रहा है भैया ऑब्जेक्ट को न्यू से बनाते हैं, पता था तुमको ये बात? चलो, the new operator dynamically allocates memory for an object and returns a reference to it। मेमोरी एलोकेशन का काम और रेफरेंस रिटर्न करने का काम करता है। यही बात हुई थी हमारी लास्ट, यही करता है ना वो। बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद अब समय है कौन सा समय है? दूसरा प्रोग्राम बनाने। क्या नाम रख लें क्लास का? माइक्रो सॉफ्ट। सोचना है तो बड़ा ही सोच लो भाई, है ना? बन नहीं जाओगे, सोचते रहोगे। चुके हो माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय, तो अब ये आईडी ईएमपी आईडी हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी। जेंडर बता देंगे, इतना ज्यादा प्रॉपर्टी मत दो। कंपनी नेम भी रख लें एक वेरिएबल। अगर आईडी किसी का स्पेसिफिकेशन प्रिंट कराएंगे तो उसमें कंपनी का नाम भी आता है, आईडी कार्ड होता है ना, टैग और भी लगा रहता है, लोगो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं भैया इसका नाम प्रॉपर प्रिंट करवाओ। ठीक है जी, सही। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? आएगा भी नहीं ना सर, क्योंकि तुम तो पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, पर्सन के अंदर तो वही वेरिएबल्स है। बट सर पर्सन क्लास तो यहाँ बनी नहीं है, बट सेम पैकेज में तो बनी है ना, oops 1.java में। oops 1.java किसका पार्ट है? 12.1 पैकेज का पार्ट है। तो सेम पैकेज के अंदर अगर कोई दूसरी क्लास है तो आप उसका ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास में ले जाके बना सकते हो, कुछ ऐसे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सर हमको ना ये नहीं करना था, हटा दो इस ऑब्जेक्ट, हम अपने इसी के बनाना चाहते हैं। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट बनाना आता है, क्लास नेम लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखना होता है। यश नाम है,
एक ही लाइन में बना लिया। रेफरेंस वेरिएबल अलग डिक्लेयर करके करने की क्या ही जरूरत है, एक ही में बना लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो रहा है साथ के साथ, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो लिंक भी इधर ही हो गया। बहुत। उसके बाद दूसरा जो मेन काम था वो क्या था, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का था। क्रिएशन ही तो हुआ है, तो इनिशियलाइज कर दो। इनिशियलाइज करना है तो इंस्टेंस लगेगा। किसे इनिशियलाइज करना है, इंस्टेंस के वेरिएबल्स को करना है। तो फिर कुछ नहीं, इंस्टेंस नेम डॉट वेरिएबल नेम, तो इंस्टेंस डॉट नेम इक्वल्स टू जो भी मन करे वो नाम दे दो। सर नाम यश रखना है आपको, ओके। यश डॉट एएमपी आईडी, सर जो मन करे वो दे सकते हैं। फिर यस की तो वेरिएबल्स को हमें इनिशियलाइज करना है ना। यस कौन है, इंस्टेंस, तो इसी इंस्टेंस के वेरिएबल्स को इंजेक्ट करना है, वैल्यूज देनी है तो दे दो। और क्या था, एज था। कंपनी नेम में वैल्यू रख दो, क्योंकि प्रिंट कराने जाएंगे तो प्रिंट करेगा अच्छे से। तो आप बोलो माइक्रोसॉफ्ट। सही है, इतना करना मुश्किल नहीं था। और अब मुझे अगर इस बंदे की डिस्क्रिप्शन प्रिंट करानी हो तो फंक्शन का नाम प्रिंट रखो या डिस्क्रिप्शन, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो लिख दो डिस्क्रिप्शन। हम कह रहे हैं भाई यश जरा अपना डिस्क्रिप्शन बताओ यार। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, सर ये इसकी डिस्क्रिप्शन प्रिंट हो गई। इसका नाम ये है, इसकी आईडी ये रही है, कंपनी नेम ये, एज इसकी, एड्रेस वेड्रेस आप भी और भी 4-5 वेरिएबल ले सकते हो, तो पूरी डिटेल्स वो प्रिंट कर देगा। कौन, डिस्क्रिप्शन आपका मेथड। इजीली कर पा रहा है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। सिंपल प्रोग्राम है ना जो तक बनाए थे तुम, बहुत बढ़िया। मैंने कहा एक काम करो यार, ऐसे और ऑब्जेक्ट्स बनाओ, क्योंकि किसी भी कंपनी में एक ही एम्प्लॉय तो नहीं होता होगा, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो सर एक काम करिए, 3-4 ऑब्जेक्ट बना दीजिए। बना देंगे। चारों ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज तो रखनी पड़ेंगी ना, तो इसलिए हमें सबको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया अभी, बस ऑब्जेक्ट के नाम बताते चलो। अंकित नाम रखना, ठीक है। अंकित का नाम अंकित होगा, अंकित की आईडी कुछ अलग होगी, एज उसकी भी अलग कर देते हैं, कंपनी नेम तो सर सेम ही रहने वाला है। इधर रख जाओ भाई। फिर अंकित की डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करा दिया गया। सही है। इस बार सर विनय था, विनय का एम्प्लॉय आईडी 22 था और एज उसकी 30 थी। क्या, सौरभ, अच्छा। नेम, आईडी, तीन 320 साल का है ये, बहुत टाइम से, भगवान से 3-4 साल छोटा है, ठीक है। बहुत। तो हमने अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए और हर एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी किया है बहुत ध्यान देते हुए, और सबकी डिस्क्रिप्शंस को प्रिंट कराने का ट्राई भी कर, है ना। रन किया, सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे से प्रिंट कर रहे हैं अपनी वैल्यूज को, बन गए हैं। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैसे ही सेम मेमोरी एलोकेशन हुआ होगा जैसे आपने देखा।
एक ऑब्जेक्ट अगर मैंने न्यू से बनाया था उस दिन, तो हीप में मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाया था कि उसमें वेरिएबल्स को मेमोरी मिली हो। दूसरा ऑब्जेक्ट फिर से मैंने न्यू से बनाया है, तो क्या इन 4 वेरिएबल्स को दोबारा मेमोरी एलोकेट हुई होगी, या वही जो एलोकेट की गई थी पहली बार उन्हीं में ये नई वैल्यू स्टोर की गई है? बताओ मुझे। जितनी बार न्यू कॉल होगा उतनी बार उतने ही साइज का नया ऑब्जेक्ट बनेगा ही। हर बार इंस्टेंस वेरिएबल को नई मेमोरी मिल रही होती है। कब? जब न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट बनता है। तो आपने 4 न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो 4 बार आपके हर वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी मिल गई। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही सबको? बहुत बढ़िया। तो मतलब आईडी, अगर यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना है अंकित, तो अंकित के अंदर एक आईडी वेरिएबल है, इसने 4 बाइट इस ऑब्जेक्ट में लिए हैं, तो एक विनय ऑब्जेक्ट है उसमें 4 बाइट अलग लिए होंगे, इसमें 4 बाइट अलग लिए होंगे। हर एक ऑब्जेक्ट में वो अलग अलग मेमोरी ले रहे होंगे क्योंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल है। सर सेम मेमोरी अगर लोकेशन होता, सेम मेमोरी लोकेशन पे डेटा जाता, तो मैं अगर यहाँ आके वापस से इसके बाद अगर गलती से कभी मैंने यहाँ बोल दिया यश डॉट डिस्क्रिप्शन, मुझे यश की डिस्क्रिप्शन चाहिए, अगर सेम ही मेमोरी लोकेशन होती तो वो तो ओवरराइड कर देता ना, सौरभ लास्ट सौरभ वाला डेटा रह जाता उस पे, पुराना वाला डेटा कभी मिल पाता? सेव करके करना होता है सर। ठीक है भाई, तो ये इसका डेटा अभी भी प्रिजर्व है ना, कहीं मेमोरी में सेव है तभी तो प्रिंट हो पा रहा है, और चाहिए भी हमें यही होता है। ऐसा थोड़ी ना एक एम्प्लॉय स्टोर कर लिया हमने, एक एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर कर ली, अगला वाला आया तो हटा के उसी की जगह दूसरे की डिटेल रख ले, नहीं ना, हमको दोनों एम्प्लॉय रखने, तो उसके लिए अलग स्पेस चाहिए ना। चलो मैं कह रहा हूँ डेटाबेस तुम नहीं भी जानते हो तो इतना तो पता ही होगा, रजिस्टर जानते हो, रजिस्टर कॉपी पेन, मुझे एक बंदे की डिटेल स्टोर करनी है, तो मैंने क्या एक टेबल बना रखा है रजिस्टर में, नाम वाम सब डाल दिया, एक रो पर्टिकुलर बंदे के लिए मैंने ऑक्यूपाई कर दी, दूसरा अगर एम्प्लॉय अगर आ रहा है तो उसकी डिटेल रखने के लिए मैं नई रो लूंगा ना, न्यू रो में उसका डेटा रखूंगा, तो क्या होगा सर, दोनों का डेटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा ना, होगा ना? ऐसा तो नहीं करते होंगे हम उसी रो में वापस वही डेटा डाल, नया वाला डेटा डाल दे, तो मुझे सबका डेटा रखना है तो मैं अलग अलग रो लेता रहूंगा, एक स्पेस एक रो ने लिया था उतना ही स्पेस दूसरी रो भी तो ले रही होगी, उतना ही तीसरी रो ले रही होगी, सेम यहाँ भी हो रहा है। जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार मेमोरी एलोकेट होगी उन सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। तो सर हमें पता है हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल्स जो है ना वो यूनिक ही होते हैं। पहले ऑब्जेक्ट आया, पहला बंदा आता है हमारी कंपनी में, फर्स्ट एम्प्लॉय, उसका नाम अलग है, आईडी अलग होगी, एज अलग हो सकती है, एड्रेस भी अलग हो सकता है, दूसरे का डिफरेंट होगा, तीसरे का भी डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट डेटा स्टोर करना है मुझे, तो अलग अलग मेमोरी एलोकेशन करवाना ही पड़ता, इसीलिए न्यू क्या करता है, हर बार नए ब्लॉक्स बना देता है। सही है? बट कुछ ऐसे सिनेरियो आएंगे आपके जीवन में जहां पे कुछ ऐसे वेरिएबल्स दिखेंगे जो कॉमन होंगे फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, जो कॉमन होंगे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब उनके अंदर डेटा सेम ही रहने वाला है, जिसमें से एक मैंने अभी रखा हुआ है आपके सामने। तो कौन सा वो कॉमन वेरिएबल दिख रहा है तुमको? कंपनी नेम। कंपनी नेम, या मैंने ड्यूकेट स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई होती तो स्टूडेंट जो तुम आ रहे हो किसके, ड्यूकेट के है ना, मैं स्टूडेंट नाम की क्लास बनाता और इंस्टीट्यूट नेम रख लेता एक वेरिएबल, इंस्टीट्यूट नेम तो तुम्हारा ड्यूकेट ही होता ना, तुम्हारी सारी डिटेल डिफरेंट हो सकती है बट कंपनी नेम इंस्टीट्यूट नेम तो सेम ही रहेगा ना, तो सेम है वो। सर मैं 100 ऑब्जेक्ट भी बना लूं बट 100 के 100 ऑब्जेक्ट्स में कंपनी नेम तो यही रहने वाला है, और ये कंपनी नेम भी वैसा ही वेरिएबल है जैसा नेम वेरिएबल है, मतलब ये भी इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल है तो हमें पता है इंस्टेंस वेरिएबल को पर ऑब्जेक्ट नई मेमोरी एलोकेट करके देता है, न्यू देता है ना। 4 ऑब्जेक्ट बने हैं तो 4 बार कंपनी नेम वेरिएबल को अलग अलग 4 जगह स्पेस एलोकेट किया गया होगा। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि भाई कंपनी नेम को ना उसने 20 बाइट दे दिए, कितने? 20 बाइट का मेमोरी एलोकेट कर दिया एक ऑब्जेक्ट के। मैंने 1 लाख ऑब्जेक्ट बनाए अगर इस कंपनी के, तो 20 लाख बाइट्स यूज होंगे किसके लिए?
कंपनी नेम को स्टोर करने के लिए। बट 20 लाख बाइट को भी अगर मैं जाके ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो 20 लाख बाइट में भी डेटा तो सेम ही स्टोर है। क्या? माइक्रोसॉफ्ट, सब में तो सेम ही है। हाँ सर, ये वाले ब्लॉक्स बार बार एलोकेट करने का रीजन था कि डेटा डिफरेंट होगा, इसलिए आईडी, नेम, जेंडर, एड्रेस को अलग अलग मेमोरी दिलवा रहे थे। बट यहाँ तो कंटेंट ही सेम रखना है, तो बार बार मेमोरी क्यों एलोकेट की जा रही है? इनके लिए बार बार मेमोरी एलोकेट हो रही है ना, हम नहीं चाहते। ये जो माइक्रोसॉफ्ट में कोई भी एम्प्लॉय आएगा, अगर अपना कंपनी नेम प्रिंट कराना चाहेगा तो कंपनी नेम क्या प्रिंट होने वाला है? माइक्रोसॉफ्ट। कोई भी आएगा प्रिंट क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी नेम माइक्रोसॉफ्ट, कंपनी नेम माइक्रोसॉफ्ट। सबको माइक्रोसॉफ्ट ही चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट चाहिए ना। ठीक है, तुमने कहा माइक्रोसॉफ्ट वहां से रही है, फिर ऐसा लगा कि कंपनी माइक्रोसॉफ्ट चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं, हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे? ठीक, रीजन बड़ा और तगड़ा होना चाहिए। ठीक, जाओगे भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? 1 लाख ऑब्जेक्ट्स के लिए 1 लाख टाइम 1 लाख ब्लॉक्स बनवाए। पर ब्लॉक आपको 20 बाइट एलोकेट करने पड़े, स्पेस लिया। 20 लाख बाइट में तुमने स्टोर क्या किया? वही डेटा जो सिर्फ 20 बाइट में स्टोर हो सकता था। माइक्रोसॉफ्ट ही तो स्टोर करना था। तो हमने प्रोग्रामिंग से कहा देखो एक प्रॉब्लम है क्या कि ये ना, ये जो कंपनी नेम है ना, ये कॉमन है, इसको बार बार मेमोरी मत दो। इसको 1 लाख टाइम मेमोरी क्यों एलोकेट करा रहे हो? इसको एक ही बार हम चाहते हैं मेमोरी एलोकेट हो जाए, जिससे हमारा 20 बाइट में काम हो जाए, वही वाला जो 20 लाख बाइट में हो रहा है अभी। तो मेमोरी ऑप्टिमाइज हो जाएगा प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग कहती है देखो भैया ऐसा नहीं होता। हम ऐसा थोड़ी ना किसी एक इंस्टेंस वेरिएबल को बोल देंगे तुम्हें मेमोरी नहीं देंगे। सारे इंस्टेंस वेरिएबल हमारे लिए बराबर है, जैसे आप सब मेरे लिए बराबर है ना। बहुत बढ़िया। तो सारे वेरिएबल जब बराबर है तो सबको वैसे ही मेमोरी एलोकेट की जाएगी। जितनी बार न्यू बना चलाओगे उतनी बार उसको मेमोरी देता रहेगा। ये तो रूल ही है। तो न्यू ने कहा भैया ये तो हम नहीं कर पाएंगे। आप कह रहे हो कि कंपनी नेम को एक ही बार मेमोरी दो, उसके बाद छोड़ दो उसको अपने हाल पे, हम ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा फिर क्या करें? हमने कहा तब जाके जावा ने क्या किया, एक नया कीवर्ड बना। तुम क्या चाहते हो? मेमोरी एलोकेशन को फिक्स कर देना। कंपनी नेम का जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है उसको तुम क्या करना चाहते हो? फिक्स कर रहे हो ना कि सर एक ही बार एलोकेट हो मेमोरी, एक ही बार एलोकेट हो, एक से ज्यादा बार वो मेमोरी एलोकेट नहीं होनी चाहिए। भले ही मैं 1 लाख ऑब्जेक्ट बनाऊं या 10 लाख ऑब्जेक्ट बनाऊं, इसको एक ही बार मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए। और ये एक ऐसा मेमोरी एरिया भी होना चाहिए जो कॉमन हो फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट इसे एक्सेस कर पाए। मैं यस का कंपनी नेम प्रिंट करूं तो ये वाला कंपनी नेम एक्सेस हो जाना चाहिए। मैं विनय का कंपनी नेम एक्सेस करूं तो यही मेमोरी लोकेशन शेयर होनी चाहिए। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर किसी को एलोकेट किया जाता है ना वेरिएबल को, तो उस वेरिएबल को सिर्फ वही ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, उसी का रेफरेंस चाहिए होता है ना। तो श्याम का वेरिएबल है तो श्याम डॉट ही लिखना पड़ेगा, यस का वेरिएबल है तो यस डॉट ही लिखना पड़ेगा। बट मैं चाहता था एक ऐसा वेरिएबल बने जो हर एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से एक्सेस हो जाए और उसको एक ही बार मेमोरी एलोकेट की जाए, उसका मेमोरी एलोकेशन फिक्स्ड कर दिया जाए। तो फिक्स्ड को एक वर्ड से नवाजा गया, उस वर्ड का नाम है स्टैटिक। क्या नाम है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड ना। सर स्टैटिक है, फिक्स है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा कोई भी वेरिएबल हो, 1, 2, 10 या कितने भी, जिनको सिर्फ एक ही बार मेमोरी एलोकेट कराना चाहते हो, जिनका मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक करना चाहते हो, फिक्स्ड करना चाहते हो, आप उस वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिख देना। उसको सिर्फ एक ही बार मेमोरी एलोकेट होगी, सिर्फ एक बार। हाँ, तो अगर एक बार इसको मेमोरी एलोकेट हो गई तो अगर मैं 100 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या 100 ऑब्जेक्ट्स में ये बार बार मेमोरी नहीं लेगा? नहीं लेगा। क्या 100 ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल कॉमन होता है फॉर एवरी ऑब्जेक्ट और उसको मेमोरी सिर्फ एक ही बार मिलती है क्लास लोडिंग टाइम में। क्लास कब लोड होती है मेमोरी के अंदर वो समझा दो सर।
चलो समझाते हैं। सबसे पहले स्टैटिक स्ट्रिंग कंपनी नेम, इसको स्टैटिक बना दिया गया। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है ना, अब वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रहा ना, अब इसको क्या कहने लगे भाई, स्टैटिक वेरिएबल। ये तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक थे, बिना ऑब्जेक्ट की इनकी एग्जिस्टेंस नहीं थी ना, बिना ऑब्जेक्ट की इनको मेमोरी नहीं मिलती। बट ये एक ऐसा वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ये ब्लूप्रिंट का पार्ट होता है। अब आप अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपकी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहते थे, क्लास बनाना चाहते थे, तो आपको पता है कि सर ऑब्जेक्ट आए या ना आए, कंपनी नेम तो होगा ना। कंपनी तो बन चुकी है ना, एम्प्लॉय आएगा तो बाद में आएगा, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी नेम तो है ना हमारा। तो वो किसका पार्ट है, कंपनी का पार्ट है, कंपनी का नाम है, वो ब्रांड नेम है, वो तो होना ही चाहिए, समझ रहे हो ना। तो इसको तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है तभी जब क्लास मेमोरी में लोड होती है। तो इसका मेमोरी एलोकेशन न्यू से नहीं होता, इसका मेमोरी एलोकेशन क्लास लोडिंग टाइम पे अपने आप हो चुका होता है। सर क्लास लोड कब होती है मेमोरी में, चलो वो समझ लेते हैं, ठीक है समझाते हैं कब होता है इसका मेमोरी एलोकेशन। चलो समझो, समझोगे नहीं तो कैसे पढ़ोगे आगे। आपने कहा सर मैं बनाता हूं एक डॉट जावा फाइल, इसको कंपाइल करने, कंपाइलर को पकड़ा देता हूं। हम डॉट जावा फाइल किसे दे रहे हैं, जावा सी को देते हैं। जावा कंपाइलर ये चेक करता है एरर्स तो नहीं है, अगर एरर होगा तो ये वापस भेज देगा एरर। एरर कोई भी एरर होगा, एरर नहीं है, नो एरर, तो क्या करेगा सर, ये हमें एक आउटपुट देगा, बाइट कोड क्या देता है, बाइट। ये है हमारा कंपाइल टाइम प्रोसेस। इसे क्या कह रहे हैं, कंपाइल टाइम। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, बाइट कोड मिल चुका है, इसको रन भी कर सकते हैं ना। रन करने के लिए कौन चाहिए होता है, जेवीएम। ये कौन है भाई, जेवीएम, जावा वर्चुअल फाइल। ये जो बाइट कोड है ये किसको हैंड ओवर करेंगे, हम जेवीएम को देंगे। जेवीएम का जो सबसे पहला काम है वो क्लास लोडिंग का ही होता है। तो जेवीएम में सबसे पहले चलता है क्लास लोडर। क्लास लोडर सब सिस्टम नहीं कर रहे। क्लास लोडर सबसे पहले आपकी क्लास को मेमोरी में लोड कर देगा। आपका सिंटैक्स भी मेमोरी लेता है, एक लेटर अगर हम लिख रहे हैं ना तो वो भी स्पेस लेता है ना। मैंने वो बताया था ना, अगर ये कोई इमेज है, ये इमेज दिख रही है, ये भी तो एक इमेज ही है। एक इमेज को बनाने के लिए क्या यूज होता है, पिक्सेल्स। सेट ऑफ पिक्सेल्स ही मिलकर एक इमेज बना रहे होते हैं, और हर एक पिक्सल का भी मेमोरी साइज होता है। हाँ,
कितना? एक पिक्सल में हम 3 वैल्यू देते हैं। पिक्सल क्या कलर रिप्रेजेंट करते हैं ना, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। दुनिया में 3 ही कलर थे और लड़कियों ने बना दी उनको बहुत ज्यादा। उन्होंने हर एक कलर की वैरायटी कर दी। सारे कलर बनते हैं, बस ये कहना चाह रहा हूं। और हर एक पिक्सल का जो मेमोरी साइज होता है वो 1 बाइट होता है, जिसकी रेंज होती है 0 से 255। तो रेड, ग्रीन, ब्लू की आप वैल्यू 0 से लेके 55 तक दे सकते हो, और 0 से लेके 255 वाले 3 तरह के वैल्यूज हैं। इनके कॉम्बिनेशन जब बनते हैं ना तो मिलियंस में जाते हैं। इसलिए सर कलर्स मिलियंस में, और कलर्स है दुनिया में, कलरफुल है दुनिया। बस स्पीकर को देखो किसी को अंधकार नजर आता है तो फिर वो रोता रहता है, जिसे कलर दिख रहे हैं वो खुश रहता है। तुम्हें क्या दिख रहा है वो तुम जानो भाई, मुझे तो कलरफुल दिख है ना। तो भाई पिक्सल का भी अगर एक बाइट मेमोरी साइज है तो फिर हमारे जो सिंटैक्स जो हमने लिखा, क्लास लिखा, वो सबको मेमोरी मिलती होगी। हाँ सर, क्लास के अंदर वेरिएबल्स बना रहे हैं उनको मेमोरी मिल रही होगी, क्लास के अंदर मेथड बना रहे हैं उनको मेमोरी मिल रही होगी। हाँ सर, तो स्पेस मिलता ही होगा। बाकी मेमोरी एलोकेशन जो है ना वेरिएबल के हिसाब से ही होते हैं। अगर वेरिएबल स्टैटिक है, क्या है? स्टैटिक है, या मेथड स्टैटिक है, तो उसको मेमोरी किसी टाइम पे मिल जाती है। अभी जेवीएम स्टार्ट ही हुआ है, प्रोग्राम एक भी लाइन नहीं चला। क्लास लोडिंग जब काम करता है क्लास लोडर, उस टाइम पे आपके प्रोग्राम की एक भी लाइन नहीं चली होती है। लाइन को चलाने वाला बंदा इंटरप्रेटर होता है, जिसको बताया गया था जेवीएम ही इंटरप्रेटर है। एक्चुअली जेवीएम के अंदर इंटरप्रेटर है। तो अभी इंटरप्रेटर स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। अभी तो उससे पहले वाले काम चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो सारी स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी मिल जाए, स्टैटिक मेथड को मेमोरी मिल जाएगी। एक मेथड एरिया होता है, उसके अंदर आपके वो सारे जो मेथड हैं, इंस्टेंस मेथड जो है ना, उनको भी स्पेस मिल चुका होता है इसी टाइम। ऑब्जेक्ट के पास जब मैंने कल ऑब्जेक्ट बनाया था ना, वो उसमें मैंने सारे मेथड के रेफरेंसेस रखे हुए थे। वो रेफरेंस हैं, एक्चुअली मेमोरी तो उन्हें एक अलग मेमोरी एरिया के अंदर मिलती है, उसका नाम होता है मेथड एरिया। क्या नाम होता है? मेथड एरिया। वहां वो एलोकेट है, बट आपके ऑब्जेक्ट के पास उनके रेफरेंस होते हैं, जिसके हेल्प से तुम उस मेथड एरिया को एक्सेस कर करके अपने मेथड कॉल करते रहते हैं। ठीक, तो स्टैटिक वाली कोई भी प्रॉपर्टी हो, आज याद रख लो, आज ही से दिमाग में यहाँ पे बैठा लेना कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले इंटरप्रेटर का काम है एग्जीक्यूशन का। इसका नाम है जी इंटरप्रेटर का काम है एग्जीक्यूशन का। तो इंटरप्रेटर तक तो फाइल अभी पहुंची ही नहीं ना। फाइल किसके पास है? क्लास लोडर के पास। क्लास लोडर क्या कर रहा होगा? क्लास को मेमोरी में लोड कर रहा होगा, स्टैटिक जो भी प्रॉपर्टी होंगी उन सबको एलोकेट कर रहा होगा। स्टैटिक क्या क्या होता है सर वो बता दो। स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक मेथड होते हैं, दो तुमने देखे। उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक होगा, उसके बाद एक स्टैटिक इनर क्लास होगी। ऐसी कुछ दो प्रॉपर्टी और आएंगी आपके जीवन में आगे चलकर। तो कोई भी हो, स्टैटिक कीवर्ड लगा है तो बस इतना याद रखना, उसका मेमोरी एलोकेशन इस टाइप होता है। उसका मतलब यही है बस। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब है फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक का क्या मतलब है? फिक्स्ड। और कीवर्ड बनाया गया था तो किस लिए? मेमोरी एलोकेशन को फिक्स करने के लिए। तो उसका नाम रख दिया स्टैटिक। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू फिक्स होती है ना, उन्हें हम पहले से ही कीवर्ड से रिप्रेजेंट कर चुके थे। मुझे कोई भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना था, फिक्स करना था, तो वैल्यूज को कांस्टेंट बनाने के लिए फाइनल कीवर्ड आ गया था। फाइनल कीवर्ड आ गया था, कोई भी वेरिएबल तुम फाइनल बना दो, उसकी वैल्यू
रीअसाइन नहीं हो सकती, वापस उसमें दोबारा तुम नई वैल्यू नहीं डाल सकते, वो फाइनल होता है, कॉन्स्टेंट बन जाता है। कॉन्स्टेंट को समझते हो ना? अब इनको मेमोरी एलोकेशन फिक्स करना पड़ रहा था। हमारा सिनेरियो तो यही era ना कि मेमोरी एलोकेशन फिक्स कर दो, हर बार नए ऑब्जेक्ट की नई मेमोरी मत एलोकेट करो कंपनी नेम को। तो मेमोरी एलोकेशन फिक्स करना था, तो हमने कहा एक कीवर्ड बना लेते हैं जो मेमोरी एलोकेशन को स्टैटिक कर देगा, फिक्स कर देगा, फाइनल कर देगा। कोई भी वर्ड तुम यूज करो इंग्लिश का। तो उस काम को करने के लिए इन्होंने कीवर्ड बनाया स्टैटिक, उसके अंदर मेमोरी एलोकेशन, तो मेमोरी एलोकेशन का लॉजिक लिखा गया। भाई ये कीवर्ड क्या काम करेगा, लास्ट लोडिंग टाइम में मेमोरी एलोकेट करा देगा तुम्हारे वेरिएबल या लास्ट लोडिंग टाइम पे अगर मेमोरी एलोकेट होती है स्टैटिक वाली प्रॉपर्टीज को, तो वो स्टैटिक प्रॉपर्टी इसीलिए कही जाती है क्लास प्रॉपर्टी। तो क्या कहते हैं? क्लास प्रॉपर्टी। वेरिएबल है तो हो जाएगा क्लास वेरिएबल, मतलब स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल कहते हैं। हाँ, नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो बनाए थे उनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस इंस्टेंस से होता है, ऑब्जेक्ट बनता है तब होता है। इन वेरिएबल्स की बात करें तो ये तो जब क्लास ही मेमोरी में लोड हो रही है तो इनको मेमोरी मिल रही है ना इसी टाइम पे, इसीलिए हम इनको क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। सिंपल है, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक प्रोसेस चलता है बाइट कोड वेरिफिकेशन का, जो आपके बाइट कोड को वेरीफाई करता है ना। वो याद करे ना करे, मुझे कंपनी बहुत याद करती है। बताओ, बेंगलोर में बैठे मुझे याद कर रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो गया ना। ठीक है, तो बाइट कोड क्या वेरीफायर। उसके बाद जब फाइल आती है वो किसके पास आती है? इंटरप्रेटर के पास। जब इंटरप्रेटर के पास आई तो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम स्टार्ट होगा चलना। मेन से स्टार्ट होता है तो लाइन बाय लाइन चलता है। अब मेन में तुमने बनाए होंगे ऑब्जेक्ट्स, जो न्यू लिखा होगा, तो न्यू वाला जो एलोकेशन है इंटरप्रेटर जब रन कर रहा होगा प्रोग्राम को तब होगा ना, इसलिए उसको हम रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कह रहे थे ना। रन टाइम मेमोरी एलोकेशन इस टाइम पे एलोकेशन होता है जब इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चला रहा होता है आपके प्रोग्राम। बीच में एक बॉक्स और है बाइट कोड वेरीफायर का, बाइट कोड वेरीफायर। यहां से फाइल हैंड ओवर होती है इंटरप्रेटर। इसके साथ साथ एक और बंदा है जो काम करता है जिसका नाम होता है जिट। ये यहां से ये भी ले लेता है कुछ फाइल्स और जिनको ले जाके बंदा ऐसे इसे पकड़ाना होता है इंटरप्रेटर। जिट क्या है? इनका जस्ट इन टाइम इसका नाम है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्योंकि आपको पता है कंपाइलर का काम क्या होता है, एक बार में सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का इसका काम, जावा कंपाइलर का। इंटरप्रेटर जो था ना वो इंप्लीमेंट किया था डीबगिंग वगैरह करने के लिए। लाइन बाय लाइन कोड चलाएगा तो डीबगिंग आसानी से हो जाएगी। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को चलाता है, इसलिए थोड़ा स्लो होगा ना। एक वो बंदा है जो एक बार में पूरा कोड चला दे, एक वो बंदा है जो एक एक लाइन करके चलाए, कौन सा फास्ट होगा? तो एक बार में चलाए होता कंपाइलर। उसका काम, उसकी रिस्पांसिबिलिटी अलग थी कि भाई तुम बाइट कोड जनरेट करोगे, एग्जीक्यूशन का काम इसे पकड़ाया, ये लाइन बाय लाइन करता है। तो लेकिन जावा एग्जीक्यूशन को फास्ट बनाना था, इसलिए जावा वालों ने एक नया कंपाइलर ऐड कर दिया जिसका नाम है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये क्या करता है? ये देखता है कि वो जो तुम्हारी फाइल आई है जिसे जेवीएम लाइन बाय लाइन चलाता है, उस फाइल के अंदर ऐसे कौन से हॉटस्पॉट मेथड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली कॉल हो रहे हैं। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलाने का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन ही तो कर रहा है। ये एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करता है। जिट कहता है वो सारे हॉटस्पॉट मेथड जो बार बार कॉल होते हैं ना, मैं उनको एक ही बार में ट्रांसलेट करके रख लेता हूं। जब भी इंटरप्रेटर उस लाइन पे पहुंचता है उसको कॉल करने, मैं सीधा उसे उसको ट्रांसलेट करके पकड़ा देता हूं। तो ऐसे हॉटस्पॉट मेथड जो बार बार कॉल होते हैं ना, जिट उनको एक साथ पूरा चला देता है। ये एक एक लाइन पे चलाता था, तो एक साथ पूरा एक मेथड अगर चला के देता रहेगा अगर ये इसको, तो एग्जीक्यूशन तो फास्ट हो ही जाएगा ना। डाउन दी लाइन ये चल रहा होता है। ठीक है, न्यू के थ्रू जो तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो वो इस टाइम पे इंटरप्रेटर जब रन कर रहा होता है
इस टाइम उनको मेमोरी मिल रही है। ठीक, तो न्यू के थ्रू जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर सारे इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं। इंस्टेंस वेयर जो है उनको मेमोरी कब मिल रही है? इंटरप्रेटर जब चलता है तब, मतलब रन टाइम पे। ये कंपाइल टाइम हो गया, ये रन टाइम है। ठीक है, तो स्टैटिक प्रॉपर्टी जो है ना उससे आप ये मत पूछ कंपाइल टाइम पे उनको मेमोरी मिलती है, उनको क्लास लोडिंग टाइम पे मेमोरी मिलती है। अब क्लास मेमोरी में कितनी बार, क्योंकि हमने सुना ना फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन चाहिए, हमको मेमोरी एलोकेशन फिक्स करवाना है, ये तो चाहिए था ना। हाँ, तो फिक्स तो तब होगा ना जब एक ही बार मेमोरी एलोकेट हो, तभी तुम उसको कहेंगे फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। हाँ, तो यहाँ पे अगर लोडिंग टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो क्या ये फिक्स्ड है? कैसे ऐसा फिक्स? इसलिए फिक्स्ड है क्योंकि क्लास मेमोरी में सिर्फ एक ही बार लोड होती है। क्लास मेमोरी में स्टार्टिंग में जब फाइल हैंडओवर होगी जेवीएम को, उसी टाइम बस लोड होगी, उसके बाद तुम आ जाते हो इंटरप्रेटर में, प्रोग्राम यहाँ चलता रहता है। क्लास मेमोरी में एक बार लोड हो रही है तो उस टाइम किए गए एलोकेशंस भी एक ही बार होंगे, इसलिए वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, इसलिए वो फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन। समझ गए? स्टैटिक वाला मेमोरी एलोकेशन कब होता है? क्लास लोडिंग टाइम पे। क्लास लोड एक ही बार होती है मेमोरी में, इसलिए वो फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है। क्लियर है? शाबाश। तो यहां जो बनाए हम वेरिएबल को स्टैटिक, तो इसका मेमोरी एलोकेशन क्या है तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, समझदार तो तुम हो ही। मेरा इसमें क्या रोल है? मैं तो बस बताया जा रहा हूँ ऐसा ऐसा होता है ना? ठीक है, तो कंपनी क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। क्यों हंस रहे हो भाई? गलत बता दिया क्या कुछ? अच्छा, ठीक है, तो कंपनी नेम जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस होगा, हमने वो सुना भी था, हमने बोला भी था कि सर कॉमन होना चाहिए हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो सबसे एक्सेस हो पा रहा है। अभी भी मैं इसको रन करूं तो कोई डिफरेंस आने वाला है? सर कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोग्राम में आउटपुट वही आ रहा है, बट डाउन द लाइन इनका मेमोरी एलोकेशन अलग हो गया होगा। सर स्टैटिक वाले वेरिएबल को सिर्फ एक ही बार मेमोरी एलोकेट की गई होगी, तुम वैल्यूज हर एक ऑब्जेक्ट से दे रहे हो। यहाँ पे कुछ सजेशन आ रहा है, देख रहे हो, हर एक कंपनी नेम पे एक सजेशन दे रहा है। क्या कह रहा है? स्टैटिक फील्ड माइक्रोसॉफ्ट EMP डॉट कंपनी नेम शुड बी एक्सेस्ड इन अ स्टैटिक वे। तो सर स्टैटिक वे क्या है वो पढ़ते हैं। अच्छा यार, मेरा लंच रह जाता है डेली, लंच टाइम में मैं तुम्हें पढ़ाने लगता हूँ। देखो इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल्स की बात हो रही है। ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल हम किसे कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। बोला नॉन स्टैटिक वेरिएबल आल्सो नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल व्हाइल बिकॉज़ मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेनेवर इज। इसे इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको मेमोरी तब एलोकेट होती है जब इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है। स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक में बात करें, मेमोरी इज एलोकेटेड एट द टाइम ऑफ लोडिंग ऑफ क्लास सो दैट these are also known as क्लास वेरिएबल। क्यों कहते हैं क्लास वेरिएबल? क्योंकि क्लास लोडिंग टाइम पे इनको मेमोरी मिलती है। क्या ये बात तुम जानते हो? हाँ सर, जान चुके हैं हम पहले से ही। अच्छा, बोला नॉन स्टैटिक वेरिएबल आर स्पेसिफिक टू एन। नॉन स्टैटिक वेरिएबल होगा, इंस्टेंस वेरिएबल तो इंस्टेंस स्पेसिफिक होगा ना, बिना ऑब्जेक्ट के उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता। बोला स्टैटिक वेरिएबल्स आर कॉमन फॉर every object, that means these memory location can be shareable by every object reference or similar। shareable होगी? हाँ सर shareable होगा। ओके, सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन एक्सेस विद ऑब्जेक्ट रेफरेंस ना, इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट रेफरेंस से तो तुम एक्सेस करते थे, क्या लिखते थे? ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल कैन एक्सेस विद क्लास रेफरेंस, क्या लिखना होगा? क्लास नेम डॉट। अच्छा ऐसा होगा क्या? यहाँ मतलब जिस नाम की क्लास है उस नाम से आप उसको एक्सेस कर सकते हो।
क्या सर कंपनी नेम को जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट ईएमपी से एक्सेस किया है, क्या मैं एज को भी करके देखूं? वो सर स्टैटिक थोड़ी ना है, ये कंपनी नेम क्लास का वेरिएबल था, इसलिए क्लास नेम से एक्सेस हुआ है। ये जो एज है ना, इसको मेमोरी क्लास नहीं देता, इसको न्यू देता है, मतलब ऑब्जेक्ट देता है, इसलिए ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यहां से उठा के एक ही बार इधर लाके इनिशियलाइज कर देते हैं स्टार्टिंग में। हमने कहा अगर हम इसको एक बार वैल्यू दे दें स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट, सही है, और यहाँ पे इन सारे ऑब्जेक्ट्स में वैल्यूज ही नहीं देंगे, बार बार इसको इंजेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, क्या ऐसा नेम के साथ भी हो सकता है? मैंने नेम को यहाँ इंजेक्ट किया है, मैं अगर इधर आके यस को नाम ना दूं, मैं यहाँ आके, अच्छा पहला ही ऑब्जेक्ट यस है, इसमें नाम दे दिया, बाकी किसी में किसी इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज नहीं दे रहा, और मैं रन कर रहा हूँ, तो सब में नल आ रहा है ना सर? नाम हमने एक बार दिया तो था यहाँ पे यस, इनमें यस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भाई ये इंस्टेंस वेरिएबल है, स्टैटिक थोड़ी ना। इंस्टेंस वेरिएबल को हर बार अलग ब्लॉक मिलता है, अलग ब्लॉक मिला है तो अलग अलग वैल्यूज देनी पड़ेगी। स्टैटिक वेरिएबल को एक ही ब्लॉक मिलता है, इसलिए उसको एक वैल्यू जो आपने दी है वो सब में पहुंच जाती है। क्या आपको स्टैटिक वेरिएबल समझ में आ रहा है? स्टैटिक वेरिएबल मतलब क्लास वेरिएबल, और क्लास वेरिएबल को क्लास रेफरेंस से एक्सेस किया जाता है। स्टैटिक मतलब क्या? फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन। कब होता है? लोडिंग टाइम पे होता है। फिक्स इसीलिए कह रहे हैं स्टैटिक, उसे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक ही बार होता है। एक ही बार क्या? बहुत बढ़िया, शाबाश, इतना ही पढ़ो।